Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट एनटीएससी ओलंपियाड के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको कोई भी पैकेज यहाँ पर परचेज नहीं करना है और ना ही कोई सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेना है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो आज मैं आपके लिए एक नया सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ और आज का जो हमारा ये सेशन होगा इसमें हम टेस्ट पेपर का एक सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने ज्योग्राफी तक का डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, टेस्ट पेपर का भी, और आज से जो हमारा सेशन यहाँ पर स्टार्ट होगा इसमें हम सिविक्स वाले पोर्शन का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से लेकर 12 तक के जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं उन सब की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको अवेलेबल देखने को मिलेगी, तो आप इनका भी यहाँ पर फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर यहाँ पर होगा इसमें हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3। तो अब कई लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि सर इसके बेसिक्स तो अभी हमने पढ़े नहीं है, तो बेसिक्स के लिए मैंने आपको वन शॉट रिवीजन पढ़ा दिया है ना, और एक रोड मैप वाला वीडियो भी जो है वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया था लाइव सेशन, कि उसमें आपको बचे हुए दिनों में किस तरीके से अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है। तो आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि आगे जो पढ़ाई है वो कैसे करनी है। ठीक है, बाकी जिनको टेस्ट पेपर नहीं मिला है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट पेपर यहाँ पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करें और सॉल्यूशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन का जो आपका सीक्वेंस था उसमें एमसीक्यूज भी यहाँ पर थे, वन मार्कर भी था, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो अगर आपको ये लगता है कि कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वन शॉट रिवीजन वीडियो जो है वो यहाँ पर देखिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं आपको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करूंगा। इसमें हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसकी अप्रोच यहाँ पर क्या होगी, क्या क्या चीज़ें हमको डिस्कस करनी है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप वन शॉट रिवीजन अगर आप देख लोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑन व्हाट बेसिस द वोटर्स जनरली चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उनके जो भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको किस बेसिस पे वो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब इसमें ऑप्शन देखिए, ABC ऑप्शन जो है ना, दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम, है ना, जो उनके लिए कानून बनाते हैं, और उसके बाद दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। ठीक है, वो उनके वोटिंग से ये भी तय होता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन मेजर डिसीजन यहाँ पर उनके लिए लेंगे। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ठीक है, तो तीनों चीजें जो है वो हमको बिल्कुल सही लग रही हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। व्हाट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म। ठीक है, जो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रुपिंग हो जाती है ना, या क्या होता है कि एक जो यूनिटी होती है वो समाप्त होती हुई दिखाई देती है, तो किसकी चक्कर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल कंपटीशन या एक्सट्रीम पॉलिटिकल कंपटीशन। ठीक है, अब देखो पॉलिटिकल कंपटीशन और एक्सट्रीम पॉलिटिकल कंपटीशन लगभग सिमिलर है, लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा ना, तब डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पॉलिटिकल कंपटीशन इज गुड, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा जब कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा तब यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा डिसयूनिटी वाली चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। व्हाट हैपन्स इन अ बाई इलेक्शन। जो बाई इलेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, तो देखो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी। एक होता है आपका जनरल इलेक्शन, ठीक है, एक होता है आपका बाई इलेक्शन, ठीक है, एक हो गया आपका बाई इलेक्शन, और एक होता है आपका मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, ये 3 चीजें मैंने आपको यहां पर बताई हैं। जनरल इलेक्शन जो 5 साल में होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन यहाँ क्या होंगे, मिड टर्म इलेक्शन मतलब जिसको हम स्नैप इलेक्शन भी यहाँ पर कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि 5 साल से पहले ही जो है वो यहाँ पर सरकार गिर गई, अब दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ रहे हैं, मतलब कि जो टेन्योर था ना उससे पहले ही यहाँ पर इलेक्शन करवाने पड़ रहे हैं, तो उसको हम मिड टर्म इलेक्शन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और बाई इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, बाई इलेक्शन का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर ये है कि जिसमें कोई पर्टिकुलर जगह यहां पर खाली हो गई थी। समटाइम्स इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉस्ड बाय द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। जब किसी की डेथ यहां पर हो गई थी या किसी ने रेजिग्नेशन यहां पर दे दिया, तो उसकी वजह से जो यहां पर वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है उसको फुल करने के लिए जो है वो बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डैश नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के लिए हमारे देश में जो है वो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सिंपल क्वेश्चन है, 543 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। करेंटली इन द लोकसभा
डैश शीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं उनके लिए टोटल यहाँ पर कितनी सीट्स जो है वो रिजर्व हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 47 जो सीट्स हैं वो यहाँ पर एसटी जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व करी गई हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द वोटर्स लिस्ट? वोटर लिस्ट का जो दूसरा नाम है उसको हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। मतलब जब यहाँ पर फाइनल लिस्ट अनाउंस कर दी गई है और जिस दिन यहाँ पर वोटिंग होनी है ना, उनके बीच कितने टाइम पीरियड पर कैंपेन आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम इलेक्शन कैंपेन बोलते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 2 वीक्स जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। हु गेव द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी 1977? है ना, 1977 में जो यहाँ पर ये सेव डेमोक्रेसी का नारा यहाँ पर दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेगा। इज द इलेक्शन कमिश्नर रिपोर्टेबल टू द प्रेसिडेंट? मतलब यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आपको इलेक्शन कमिश्नर्स देखने को मिलेंगे, क्या वो प्रेसिडेंट को यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, वो क्या होती है कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। भले उनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन रिपोर्ट वगैरह नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। लोगों का पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय, है ना, लोगों ने कितना इलेक्शन में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, इस चीज को मेजर करने के लिए किसका यहाँ पर जो है वो हेल्प लिया जाता है? तो उसको बोलते हैं वोटर टर्नआउट फिगर। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वोटर टर्नआउट से हमें ये पता चलता है कि कितने लोगों ने इलेक्शन में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो ये थे आपके 10 MCQ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि इसके जो 1 शॉट रिवीजन है उसमें इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पर किया था और हर एक चीज़ के आंसर आपको पता होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे 1 मार्क का। ठीक है, जिसमें आप 1 वर्ड में भी अपना आंसर लिख सकते हो और 1 लाइन में भी अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। वाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शंस की यहाँ पर जरूरत क्यों है? एक रीजन आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शंस के थ्रू वी कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जब इलेक्शन देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तो हम किसी मेंबर को चूज करते हैं, है ना। मेंबर के साथ ही साथ वी आर सिलेक्टिंग 1 पार्टी एज वेल, कि हम इस पार्टी को चुन रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो भी लॉ मेकिंग वगैरह होगी, जो भी पॉलिसीज वगैरह बनेगी, वो कौन सी पार्टी यहाँ पर बनाएगी ये हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या होता है, इलेक्शंस की यहाँ पर आवश्यकता होती है। जो पार्टी अच्छी पॉलिसीज बनाएंगी उनको हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जो लोग नहीं बनाते उनको यहाँ पर इलेक्शन में हरवा देते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये चीजें कैसे पॉसिबल हैं? क्योंकि केवल इलेक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए हु लेड द न्याय युद्ध? न्याय युद्ध जो है वो यहाँ पर क्या था भाई? ये था चौधरी देवीलाल जी ने यहाँ पर जो है वो न्याय युद्ध हरियाणा में चलाया था, है ना, जिसके तहत उन्होंने एक कैंपेन ये चलाया कि भाई हम जो यहाँ पर लोकल छोटे बिजनेसमैन होते हैं, फार्मर्स वगैरह होते हैं, उनके लोन वगैरह को माफ़ करेंगे अगर वो सरकार में आ जाते हैं। तो हु लेड द न्याय युद्ध? चौधरी देवीलाल। और याद रखिएगा इनकी पार्टी जो थी वो लोक दल थी और ये हरियाणा में जो है वो चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर बने थे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, कुछ जो सीट्स होती हैं उनको रिजर्व कर दिया जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। तो ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं इन विच सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स बेस्ड ऑन द साइज ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन यहाँ पर है उसके साइज को ध्यान में रखते हुए जो SC कम्युनिटी होती हैं और ST कम्युनिटी होती हैं उनका सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिले, और इस वजह से क्या होता है कि SC और ST के लिए जो सीट्स होती हैं वो आपको रिजर्व देखने को मिलती हैं। ठीक है, विच प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड कैन बी शोन एट द टाइम ऑफ वोटिंग? जब आप वोट डालने जाते हो तो कौन सा आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हो? जिसको बोलते हैं एपिक, है ना, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहां पर हम कहते हैं। व्हाट इज एन इलेक्शन मैनिफेस्टो? इलेक्शन मैनिफेस्टो यहाँ पर जो है वो क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो हम ये काम करेंगे, है ना, तो ये सब मैनिफेस्टो होता है। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट कंटेनिंग प्रोमिसेस टू वोटर्स इज नोन एज इलेक्शन मैनिफेस्टो, है ना, मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसमें किसी पर्टिकुलर पार्टी ने जो वहाँ के वोटर्स हैं उनसे यहाँ पर क्या प्रॉमिस किए हैं, वो सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्शन मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं। और अ मैनिफेस्टो इज अ पब्लिश डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशंस, मोटिव्स और व्यूज ऑफ द इश्यूअर
बी एट इंडिविजुअल, ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट, है ना, कि भाई हम यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे, उनके सबके जो इंटेंशंस वगैरह होते हैं, मोटिव्स वगैरह होते हैं, वो चीजें यहाँ पर आपको दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका अपॉइंटमेंट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 आपको इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलेंगे। इन सबका जो अपॉइंटमेंट यहां पर होता है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमिश्नर का, ये किसके द्वारा होता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही यहां पर किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द एज ऑफ अ पर्सन हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द लोकसभा इन इंडिया? ठीक है, तो याद रखिएगा, लोकसभा में अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा में अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, राज्यसभा का मेंबर बनना है, तो आपकी एज जो है वो यहाँ पर 30 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको वोटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करना है, तो वोटिंग के लिए जो आपकी एज है वो 18 साल या 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी किसका पूछा गया है? अभी आपसे लोकसभा का पूछा गया है। तो लोकसभा के केस में आपको 25 ईयर्स जो है वो यहाँ पर लिखना है। सो राइट आंसर इज 25 ईयर्स। हु अपॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर? ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन जो है वो हो सकती है। ठीक है, वहां पर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। अभी ये पूछा जा रहा है कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है, उनकी अगुवाई में, है ना, वो क्या करते हैं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके साथ कंसल्ट करते हैं और जो भी यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड काम होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो यहाँ पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कंसल्ट करना जरूरी है और ये लिखना भी आपके आंसर में बहुत जरूरी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर चीफ इलेक्टर जो इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इनका काम वही होगा जो इलेक्शन से रिलेटेड है। व्हाट डज द टर्म रिगिंग मीन? ठीक है, रिगिंग का मतलब यहां पर क्या होता है? तो रिगिंग का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि माल प्रैक्टिस। ठीक है, इंडल्ज बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट। ठीक है, मतलब अपनी जो वोट्स वगैरह होते हैं उनको इंक्रीज करने के लिए गलत तरीके से जब यहां पर क्या होता है कि वोटिंग वगैरह यहां पर आपको देखने को मिलती है ना, या फ्रॉड आपको देखने को मिलता है, तो उसको हम रिगिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपसे पूछी जा सकती है। डिफेक्शन यहां पर क्या होता है? ठीक है, देखो, डिफेक्शन का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता था, मैं उससे इलेक्शन में गया और इलेक्शन मैंने जीत लिया। बाद में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आए, बोले कि भाई पांडे जी, है ना, आप यहाँ पर क्या करिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको मंत्री बना देंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने जिस पार्टी से मैं पहले बिलोंग करता था ना, उसको छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला गया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो चीजें होती ना, इसको हम डिफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो द चेंजिंग पार्टी एलिगेंस फ्रॉम द पार्टी फॉर विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी इज कॉल्ड डिफेक्शन। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ऐसे डिफेक्शन यहां पर आपको देखने को मिलता है ना, तो ऐसे लोग जो हैं वो यहां पर क्या होते हैं कि वो पार्लियामेंट से या जो विधानसभा होती है उससे डिस्क्वालीफाई भी यहां पर हो जाते हैं। उसकी अलग अलग कंडीशंस हैं, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल यहां पर जाएगा तो उसको डिस्क्वालीफाई यहां पर कर दिया जाएगा, फिर वो पार्लियामेंट का या विधानसभा का मेंबर नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए अगला जो सेगमेंट है ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, जिसमें 2 नंबर में आपको इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब उतने के हिसाब से जो है इन क्वेश्चन का आप आंसर यहां पर दोगे। पहली बात हो रही मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, इफ द लोकसभा और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म, है ना, मतलब जैसे 5 साल का टर्म है, 5 साल से पहले ही अगर वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, डिसॉल्व होना मतलब यहां पर क्या होता है कि समाप्त होना। द इलेक्शन हेल्ड टू द कॉन्स्टिट्यूएट अ न्यू हाउस इज नोन एज मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, तो ऐसी जगह पर क्या होगा कि अब जब डिसॉल्व हो गई है, जब किसी के पास मेजॉरिटी ही नहीं है ना, तो दोबारा इलेक्शन करना पड़ेगा। क्यों? ताकि जो हाउस यहां पर है उसको दोबारा यहां पर बनाया जा सके। तो ऐसे जो इलेक्शन होते हैं इनको हम यहां पर मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्शन पिटीशन? इलेक्शन पिटीशन यहां पर क्या होता है कि कई बार क्या होते हैं कि कई जो कैंडिडेट होते हैं या वोटर जो होते हैं उनको ये लगता है कि इलेक्शन जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर हुआ है ना, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई इलेक्शन यहां पर था
और मुझे ऐसा लगता है कि हैज नॉट बीन हेल्ड प्रॉपरली, है ना, मतलब बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर ये जो इलेक्शन है वो आपको देखने को नहीं मिला। और इफ ही हैज एनी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द रिजल्ट ही कैन फाइल एन इलेक्शन पिटीशन इन द कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप इलेक्शन पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई गलत चीजें जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को मिली, या जो रिजल्ट यहाँ पर आया है ना, वो गलत रिजल्ट यहाँ पर आया है, तो आप जो पिटीशन है वो कोर्ट में फाइल कर सकते हो और कोर्ट फिर क्या करेगा, उसका निर्णय यहाँ पर सुनाएगा। लेकिन वो पिटीशन जो होती है उसको हम इलेक्शन पिटीशन कहते हैं। पिटीशन मतलब आपको यहाँ पर गलत लग रहा है कुछ चीजें और वो इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर गलत लग रहा है, तो इसलिए हम उसको इलेक्शन पिटीशन जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, जो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कम्युनिटीज, उनके लिए हमने सीट जो है वो रिजर्व करी है। इनका मोटिव क्या है? देखो मोटिव सिंपल है ना, कि हमें क्या करना है कि इंश्योर करना है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू द वीकर सेक्शंस लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अदरवाइज इनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो फिर वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या कर दिया गया है कि कुछ सीट जो है उनको रिजर्व कर दी गई हैं, ताकि यहाँ पर जो वीकर सेक्शन है जैसे एससी और एसटी वगैरह, उनको यहाँ पर जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमारी जो लॉ मेकिंग वगैरह वाली प्रोसेस होती है उसमें यहाँ पर देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच पार्टी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ स्लोगन जो है वो किसने दिया था? तो यहाँ पर क्या है कि कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था वन शॉट सॉल्यूशन में कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। तो इस तरीके का जो नारा था वो इन्होंने यहाँ पर दिया था। तो गरीबी हटाओ कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और लीडर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर ये नारा जो है वो यहाँ पर दिया था। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो गया? इंदिरा गांधी जी। हु यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर। ठीक है, लैंड टू द टिलर जो है वो यहाँ पर क्या है? टिलर मतलब पीजेंट्स। ठीक है, सो द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। ठीक है, तो 1977 में जो है जो वहां पर लैंड वगैरह थे, खेत वगैरह थे, वो किसको बिलोंग करते हैं? जो खेती करते हैं उनको बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि लेफ्ट फ्रंट जो आपको देखने को मिलेगा, है ना, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर यूज करी। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पर ये स्लोगन जो है वो यहाँ पर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? डेमोक्रेटिक इलेक्शन यहाँ पर क्या होता है? तो देखिए, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्शन इज नोन एज डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब देखो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के कई सारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं, है ना, लेकिन अब इसमें सारे पॉइंट्स तो नहीं लिख सकते हम, तो हम क्या करेंगे, कुछ चीजें जो हैं जो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, जो इस आंसर में यहाँ पर लिखना जरूरी है, उनके ऊपर आप डिस्कशन कर लो। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे कि इलेक्शन जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब गलत चीजें यहाँ पर आपको इलेक्शन में देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर क्या है कि लोगों के पास यहाँ पर क्या है कि चॉइस होनी चाहिए, है ना, कि जिसको वो यहाँ पर चूज करना चाहें वो चूज करे और उसके बाद वो इलेक्शन जीत के इलेक्ट भी हों, है ना। तो ऐसे जो इलेक्शंस होते हैं इनको हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं। बाकी और भी पॉइंट्स हैं इसमें, है ना, कि चॉइस के लिए कोई चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, है ना, रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन वगैरह यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये सब भी पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी 2 नंबर का है तो आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पर लिख दोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट द स्टेट लेवल कॉल्ड एज। ठीक है, जैसे सेंट्रल लेवल पर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पर क्या बोलते हैं? ईच स्टेट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हियर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर हम उनको एमएलए कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी लिख दो, लेकिन फुल फॉर्म आपको लिखना है। सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए, दोनों में से कुछ भी यहाँ पर बोला जा सकता है। जो यहाँ पर लोकसभा में इलेक्ट होंगे उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, उनको हम एमपी के नाम से जानते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, और जो विधानसभा में इलेक्ट होते हैं उनको हम यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एट लोकल बॉडीज। ठीक है, अभी आपको पता है कि लोकसभा में और विधानसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधानसभा में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है वो रेगुलर बेसिस पे बात होती रहती है कि 33% रिजर्वेशन यहाँ पर मिलना चाहिए, है ना। लेकिन जो हमारे सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, वो लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि फिर उनकी सीट चली जाए, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं कि रिजर्वेशन को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो लोकल बॉडीज़ हैं उनमें आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 99 सीट्स हैं टोटल, ठीक है, तो 99 का 1/3 अगर मैं निकालूंगा
तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 33। तो 33 सीट जो होंगी वो क्या होंगी, केवल महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व करी गई हैं, लोकल बॉडीज फॉर वुमेन कैंडिडेट। ठीक है, तो चाहे वो पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे आपके अर्बन लोकल बॉडीज के, जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के जो इलेक्शंस होते हैं ना, वहां पर भी अगर आप देखोगे तो 33% जो सीट्स हैं वो आपको रिजर्व देखने को मिलती हैं। ठीक है, वाई हैज पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कैंडिडेट टू बी मेड पब्लिक, है ना, जैसे कुछ एजुकेशन के बारे में, आपके पास कितनी संपत्ति है ना, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब चीजें क्या है कि पब्लिक आपको करनी होती हैं। तो इसका क्या फायदा होता है, तो ये क्या करता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है टू द वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। मतलब जनता जिसको यहाँ पर वोट दे रही है उसकी थोड़ा बेसिक डिटेल होनी चाहिए कि भाई वो पढ़ा लिखा कितना है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना, उसके पास संपत्ति कितनी है। तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि वोटर्स जो है वो अपना माइंडसेट यहाँ पर देखते हैं कि हमें वोट यहाँ पर किस तरीके से देना है, इसलिए ये चीजें जो है वो पब्लिक यहाँ पर करी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्नआउट। टर्नआउट का मीनिंग क्या होता है, जैसे टर्नआउट फिगर अभी हमने एक एमसीक्यू में भी डिस्कस किया ना, तो टर्नआउट क्या है, देखो टर्नआउट का मतलब सिंपल से ये हुआ कि टर्नआउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट, है ना। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, अगर आप इसको यहाँ पर बताना चाहोगे, है ना, जैसे मान लीजिए कि आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि जो एलिजिबल आपके वोटर्स थे, ठीक है, वो कितने थे, वो 100 थे। ठीक है, और जिसने यहाँ पर वोट कितने लोगों ने दिया, वोट यहाँ पर दिया केवल 66 लोगों ने। ठीक है, तो जो टर्नआउट फिगर है ना, तो जो टर्नआउट फिगर यहाँ पर होगा वो कितना होगा, वो 66% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर का ही है, तो बढ़िया से अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो इलेक्शन यहाँ पर हुआ है उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, है ना, और कितने लोग एलिजिबल थे, कितने लोगों ने वोटिंग करी है, वो चीजें जो है वो टर्नआउट फिगर से यहाँ पर पता चलती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो टोटल 30 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें एमसीक्यूज हो गए, 1 लाइनर 2 लाइनर वाले जो क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चंस तक वो कवर कर लिया गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे लेटर, फिर हम यहाँ पर वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। और 31 जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, लेकिन 5 नंबर वगैरह में भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि नेम द मूवमेंट लेड बाय चौधरी देवीलाल ऑफ हरियाणा इन 1987। व्हाट प्रॉमिस डिड ही मेक टू लूर द वोटर्स बिफोर इलेक्शन, विच पॉलिटिकल पार्टी डिड ही फ्रॉम। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, न्याय युद्ध जो मूवमेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। और अगर आप देखोगे पॉपुलर जो प्रॉमिस इनका ये था कि अगर इनकी पार्टी यहाँ पर जीतती है, ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर होगी वो जो छोटे फार्मर्स होते हैं या जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं उनके लोन को यहाँ पर ये माफ कर देंगे। ठीक है, तो ये बात इन्होंने बताई। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, तो लोकदल पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पर ये नेता थे। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तो 3 नंबर जो है वो आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, Why are elections considered essential for any representative democracy? ठीक है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है जिसमें जनता डायरेक्टली यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है कानून वगैरह को बनाने में, लेकिन अब हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो वो पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होगा जिसको हम वोट डालकर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो इलेक्शंस यहाँ पर क्या है कि Why are elections considered essential for any representative democracy? Give 3 reasons. ठीक है, तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है उसके लिए इलेक्शन क्यों आवश्यक है, 3 कारण देने हैं। पहली बात, इलेक्शन में क्या होता है कि वोटर्स के पास जो है वो बहुत सारी चॉइसेस आपको देखने को मिलेंगी, है ना, वो एकदम फ्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर चूज करें, हु विल मेक लॉज फॉर देम एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो, है ना, मतलब अगर आप उनको बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हो, अगली बार आप उनको वोट मत दो। तो ये चीज आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। दे कैन चूज द वन हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आप यहाँ पर जिताते हैं जिसको आप चाहते हैं कि भाई ये लोग जीते और हमारे लिए डिसीजंस यहाँ पर ये लोग लेते हुए दिखाई दें। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट इन लॉ मेकिंग। ठीक है, मतलब अब क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब यहाँ पर चूज करते हो आप, तो जो भी उनकी पॉलिसीज होती है, कानून वगैरह होते हैं, उसमें उस पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रिंसिपल्स है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई जा रही है और इस तरीके से यहाँ पर ये काम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये 3 रीज़न आपको देखने को मिल गए
जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो है वो इलेक्शंस यहाँ पर बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, आर यू इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सपोर्ट योर आंसर विथ आर्गुमेंट। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि सभी लोगों को एक पर्टिकुलर एज के बाद जो है वो वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करना, सबके वोट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर बराबर होगी। ठीक है, तो क्या आप इसको सपोर्ट करते हो? तो हमेशा हमको सपोर्ट करना है। ठीक है, ऐसा मत लिखना कि नहीं सर हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यस आई एम इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसके लिए आपको आर्गुमेंट्स यहाँ पर देने हैं, है ना, कि आर्गुमेंट्स बताओ। तो इससे क्या होगा, इससे पॉलिटिकल इक्वेलिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। पॉलिटिकल इक्वेलिटी मतलब सभी लोगों को जो राजनीतिक यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं वो बराबर दिए गए हैं कि सब लोग यहाँ पर वोट डाल सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर एज आपने यहाँ पर फुलफिल कर ली है तो। इट एस्टेब्लिशेस अ फेयर एंड ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि केवल कुछ ही जनता को यहाँ पर वोटिंग राइट्स आप दे दोगे, है ना, और वो लोग यहाँ पर इलेक्ट करेंगे और आप ये कहोगे कि हमारा देश जो है वो बहुत डेमोक्रेटिक है, तो वो चीजें जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जब ज्यादातर लोग आपके देश के यहाँ पर इलेक्शन के प्रोसीजर में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे तब हम कह सकते हैं कि ये ट्रू सेंस में जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन आपको देखने को मिला या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको देखने को मिली है। ठीक है, फिर उसके बाद इट मेक्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनेगी कि जब जनता यहाँ पर ज्यादा होगी, है ना, तो यहाँ पर क्या है कि हर व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आपसे सवाल पूछ सकता है कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया, आपने प्रॉमिस किया था इस चीज के लिए, आपने उसको कैसे किया, है ना। अब नहीं तो अगर सब लोग यहाँ पर वोट नहीं डालेंगे तो वो बोलेंगे कि तुमको वोटिंग राइट्स है ही नहीं है, तुम हमसे सवाल पूछ ही नहीं सकते हो, जिसने हमको वोट दिया केवल वही हमसे सवाल पूछ सकता है। तो इस तरीके की चीजें नहीं होंगी अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर फोकस करेंगे तो। ठीक है, भारत में जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लागू हुआ है तब से ही यहाँ पर सब लोगों को जो है वो यहाँ पर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब सब लोगों को वोटिंग राइट समान रूप से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What kind of competition is offered to the people for elections? ठीक है, मतलब किस तरीके का कंपटीशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल वगैरह पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स, है ना। इफ देयर इज अ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बी पॉइंटलेस। सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि किस तरीके का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके मेंबर्स वगैरह इलेक्शन जीतने के लिए अलग अलग तरीके से, है ना, जो वोटर्स होते हैं उनको खुश करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग हमें यहाँ पर वोट दीजिएगा। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो कंपटीशन से क्या होता है कि कंपटीशन से ना काम करने की चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, है ना। अगर आप काम करोगे तो हो सकता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन में आपकी जीत हो, अगर आप काम नहीं करोगे तो हो सकता है कि अगले साल आप हार जाओ। ठीक है, जब भी दोबारा इलेक्शन यहाँ पर होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि कंपटीशन जो है वो यहाँ पर क्या करता है कि हमेशा जो इलेक्शंस है ना उनको यहाँ पर क्या बनाएगा, उनको जो है वो स्ट्रांग बनाए रखता है, उसमें इंटरेस्ट जो लोगों का है वो डेवलप करेगा। हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी स्ट्रांग हो, है ना, जब तक इलेक्शन डिक्लेयर यहाँ पर नहीं होते तब तक पता नहीं चलता है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली है, कौन पॉलिटिकल पार्टी हारने वाली है ना, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता जिसे चाहेगी उसे जिताएगी, जिसे चाहेगी उसे हरा देगी, है ना, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ कैन पॉलिटिकल लीडर्स बी मेड अकाउंटेबल टू द पीपल, है ना। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, मंत्री जी वगैरह होते हैं, विधायक होते हैं, वो यहाँ पर अकाउंटेबल कैसे होते हैं लोगों से। सो सिंपल सी बात है, इट कैन बी डन बाय सेटिंग अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग गुड फॉर द सेक ऑफ द पीपल, है ना। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या है कि अकाउंटेबल कैसे बनेंगे। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही। अगर आपने हमारे लिए कुछ बोला था कि हम आपके लिए काम करेंगे, या हमने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बनाकर संसद में भेजा है या विधानसभा में भेजा है, तो अगर आप हमारे लिए काम नहीं करोगे तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू हैव टू आंसर इट। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि है ना हम आंसर नहीं देंगे, हम मंत्री हैं, ठीक है, आपको हम आंसर देना सही नहीं समझते हैं। ठीक है, अगली बार क्या होगा कि हम वोट दबाएंगे नहीं आपकी बटन, ठीक है, तो आप इलेक्शन यहाँ पर हार जाओगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर वो अच्छे काम करेंगे तो उनको रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेगा, और अगर वो बुरे काम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि उनको पनिशमेंट जो है वो भी यहाँ पर दी जाएगी। और इसी वजह से रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन शुड बी हेल्ड थ्रू इलेक्शन, ताकि यहाँ पर क्या है कि लोगों को पता चलता रहे कि भाई किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया। जैसे कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं और वो हमेशा इलेक्शन यहाँ पर जीतते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है, पिछली बार जीत गए, इस बार हार गए। तो काफ़ी सारे इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से क्या है कि जो लीडर्स होते हैं वो अकाउंटेबल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं, हाउ आर जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो इंडिया में कैसे होते हैं, ये 5 नंबर में भी आ सकता है, छोटे फॉर्मेट में भी आ सकता है। ठीक है, तो जनरल इलेक्शन जो होते हैं, जैसे अगर आप बात करोगे लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन जो होते हैं,
ये हर 5 साल में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। वैसे मिड टर्म इलेक्शन वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका केस अलग है। जनरली अगर हम देखेंगे तो जनरल इलेक्शन जो है वो 5 साल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड, दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो जब इलेक्शन होंगे तो उसको हम जनरल इलेक्शन बोलेंगे। दे आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, ठीक है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जैसे अगर हम लोकसभा के केस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो 543 यहाँ पर होता है, ठीक है। तो 543 में जो है वो एक साथ इलेक्शन होगा। अब यहाँ पर क्या है कि जनरल इलेक्शन हेल्ड्स इन इंडिया जो है, इसमें कई सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शन डेट यहाँ पर रिलीज की जाती है, ठीक है। जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट में आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, इलेक्शन डेट यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर क्या होता है कि नॉमिनेशन वगैरह फाइल करोगे आप, ठीक है, नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल करोगे। टिकट वगैरह जो यहाँ पर होता है ना कि टिकट किसको मिला है, तो नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल करोगे। फिर यहाँ पर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अगली जो चीज़ होती है वो फाइनल लिस्ट यहाँ पर बनती है, ठीक है। फाइनल लिस्ट यहाँ पर बनेगी। फाइनल लिस्ट बनने के बाद जो है वो कैंपेन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सभी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना इलेक्शन कैंपेन यहाँ पर चलाती हैं, मैनिफेस्टो वगैरह डिक्लेयर करती हैं। फिर यहाँ पर क्या है कि इलेक्शन डे आपको देखने को मिलेगा, पोलिंग जो है वो देखने को मिलेगा, फिर काउंटिंग वगैरह होगी। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है ना। तो इसको अभी हम आगे कवर करेंगे। बाकी अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर आंसर में जो है इनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डज इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हेल्प द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू विन द इलेक्शन, ठीक है। जो कॉम्पिटिशन यहाँ पर होता है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, तो उससे यहाँ पर लीडर्स को कैसे मदद मिलती है इलेक्शन को जीतने में, ठीक है। देखो, रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा तो इससे क्या होगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह है उनको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, उनको ये पता है कि अगर वो उनके इश्यूज जो लोग यहाँ पर चाहते हैं उन इश्यूज को यहाँ पर रेस करेंगे तो क्या होगा कि वो जीतेंगे, है ना। अब आप यहाँ पर आए, जनता कुछ अलग तरीके से चाह रही है और आप ये कह रहे हो कि हम ऐसा काम करेंगे वैसा काम करेंगे, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, है ना। अगर जनता जो चाहती है उन चीज़ों को अगर आप रेस करोगे तो उससे बेनिफिट होगा। अगर जनता जो चाहती है उन चीज़ों को रेस नहीं करोगे तो फिर उससे बेनिफिट यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है। देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और अगर आप जनता की बात को यहाँ पर सुनोगे, उनके द्वारा जो वो इश्यूज यहाँ पर चाह रहे थे कि आप रेस करो, अगर उनको रेस करोगे तो हो सकता है कि आप अगले इलेक्शन में जो है वो यहाँ पर जीत जाओ। बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर विद देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि सेटिस्फाई नहीं कर पाया आप वोटर्स को, तो अगली बार जो आपका इलेक्शन है उसमें आपकी जीत यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर बनता है और इस तरीके से ये काम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो यहाँ पर जो भी लीडर्स होते हैं उनकी मदद करते हैं इलेक्शन को जीतने में भी और इलेक्शन को हारने में भी। अब यहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्शन कैंपेन्स यहाँ पर क्यों आवश्यक होते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्शन कैंपेन्स की जो यहाँ पर नीड होती है वो यहाँ पर क्यों होती है। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन पर्पस यहाँ पर होता है इलेक्शन का, टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रिफर। देखो, सिंपल सी बात है, हमारे देश में जो भी इलेक्शन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे उससे कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे कौन सा रिप्रेजेंटेटिव आप चूज करना चाहते हो, है ना, किसकी सरकार आप चाहते हो, किस तरीके की पॉलिसीज आप यहाँ पर प्रेफर करते हो, इन सब चीज़ों की आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है कि इन चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पर सिलेक्शन करो। देयरफॉर ये बहुत नेसेसरी यहाँ पर होता है कि फ्री एंड ओपन डिस्कशन यहाँ पर हो, है ना। जनता को पता तो चलना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है ना, क्या क्या किस तरीके से यहाँ पर वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगी, है ना। सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने क्या काम किया था पिछली बार या नहीं किया था। तो ओपन डिस्कशन यहाँ पर होना चाहिए, फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज अ गुड पॉलिसी। इट इज पॉसिबल ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब तो यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन जो यहाँ पर कैंपेन वगैरह होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे यहाँ पर पोस्टर्स वगैरह आपको देखने को मिलते रहते हैं, है ना। अब कई जगह पर क्या होता है कि जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो ऑनलाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सब आपके फीचर्स हैं इलेक्शन कैंपेन के, और इसी वजह से क्या होता है कि इलेक्शन कैंपेन्स की आवश्यकता भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया में होने वाले जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हैं क्या, है ना। तो बिल्कुल सही है, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर, है ना। और जैसे अगर आप देखोगे तो जो भी पार्टी यहाँ पर जीतती है वो यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर बनाती है, ठीक है। और डज बिकॉज सो गवर्नमेंट
दैट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट वंस, ठीक है। अ फ्यू कैंडिडेट मे विन ऑन द बेसिस ऑफ मनी, पावर एंड अनफेयर मीन्स, बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस, ठीक है। मतलब कई जगह पर हो सकता है कि कुछ गलत तरीके से लोगों ने इलेक्शन यहाँ पर जीते हों, लेकिन ज़्यादातर केस में अगर आप देखोगे, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर इलेक्शन क्या होते हैं कि वो सब चीज़ें आपको सही तरीके से ही यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे ना तो इसमें कुछ और पॉइंट आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर क्या है, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर री इलेक्शन की बात भी कर सकता है, ठीक है, या री पोलिंग वगैरह जो होते हैं उसकी बात भी यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद चौथा पॉइंट में आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो आउटकम है ना, इसको यहाँ पर क्या है कि लोग सपोर्ट करते हैं, जो हार जाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी यहाँ पर सपोर्ट करती हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये सब बेसिस हैं और जिनके बेसिस पे यहाँ पर फ्री एंड फेयर की बात होती है। और इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि पिछली बार कई जो सिटिंग यहाँ पर एमपीज होते हैं, है ना, या एमएलएज होते हैं, वो लोग इलेक्शन हारते हुए भी आपको दिखाई देते हैं। तो ये सब भी यहाँ पर मेंशन करोगे तो इससे ये पता चलता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे देश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ऐड कर देना तो आपका आंसर जो है वो और अच्छा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, लाइक इन पंचायत शुड वी नॉट हैव एट लीस्ट 1/3 सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज रिजर्व फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए क्या जैसे पंचायत में और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए सीट्स यहाँ पर रिजर्व हैं, क्या पार्लियामेंट में और जो विधानसभा होती है वहाँ पर सीट्स रिजर्व नहीं होनी चाहिए क्या? तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे आज के टाइम पीरियड पर रिजर्व्ड है महिलाओं के लिए सीट्स यहाँ पर पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडीज में, लेकिन पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे और असेंबलीज में क्या है कि ये आपको जो है रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। मतलब बहुत कम महिलाएं जो हैं वो सांसद या विधायक बनकर जो है वो आपको असेंबली में या पार्लियामेंट में जाती हुई दिखाई देती हैं। और अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर हमारी सोसाइटी में 50%, लगभग 50% जो है वो महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि एटलीस्ट 1/3 सीट जो है वो असेंबली में हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी सोसाइटी है ना उसका स्टेटस भी आपको अपलिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि महिलाओं ने भी बहुत अच्छा काम किया है ना। हमारे देश की जो महिला यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, है ना, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर में भी आप बता सकते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो इनके नाम भी आप मेंशन कर सकते हो। सो रिजर्वेशन अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर महिलाओं का होना चाहिए, जो पॉलिसीज़ यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड होनी चाहिए, उन सब चीज़ों में हमको काफ़ी बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इससे ओवरऑल जो है आप ये कह सकते हैं कि एक अपलिफ्टमेंट जो है वो सोसाइटी का देखने को मिलेगा। तो जैसे पंचायत वगैरह में अगर आप देखोगे जो रिजर्वेशन आपने दिया है, उसी तरीके से जो पार्लियामेंट है, विधानसभा है, वहां पर भी हमको जो है वो रिजर्वेशन देना चाहिए। तो आपको ये पॉजिटिव बात है, इसको सपोर्ट यहाँ पर करना है। आप ये मत लिखना कि नहीं करना चाहिए, है ना। आपका ओपिनियन यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आप हमेशा ये बताइएगा कि हाँ इस तरीके के जो रिजर्वेशन है उसको हम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये थे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर में अगर कुछ चीजें यहाँ पर आएंगी तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगला हमारा जो सेगमेंट है ये है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप का। अब देखो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए ना, इसी को थोड़ा बड़े स्केल पर आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग सेम ही रहेगा। अब जैसे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखोगे तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41, 5 नंबर का है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन इन इंडिया, है ना। अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करोगे तो उसकी प्रोसीजर बताना है, ठीक है। सो एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन द इलेक्शन, ठीक है। जो वोट डाल सकता है वो यहाँ पर क्या इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन 25 साल की जो उम्र है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट, पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग लोगों को टिकट देती हैं, ठीक है, जिनकी जीतने की संभावनाएं थोड़ा ज्यादा लगेंगी, जिनके पास थोड़ा पैसे यहाँ पर रहेंगे, है ना, ताकि वो चीज़ों को यहाँ पर खर्च कर सकें सही तरीके से, है ना। तो इस तरीके से जो है वो टिकट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि पार्टी का जो नॉमिनेशन यहाँ पर होता है उसको हम पार्टी टिकट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं, और यहाँ पर क्या है कि उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो देना पड़ता है। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला पॉइंट हम यहाँ पर नहीं रखेंगे तो इससे ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग ही इलेक्शन में आ जाएंगे, है ना, तो फिर क्या होगा कि फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर आपसे पे करवाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि एक नया सिस्टम जो है वो डिक्लेयर करने का आ गया है
कि आपको यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आपको ना कुछ डिटेल्स जो है वो आपको बतानी पड़ेंगी, है ना। जैसे आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस वगैरह अगर चल रहे हैं किसी भी कोर्ट में, है ना, तो उनकी डिटेल आप बताओ। फिर उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली, आपके पास टोटल संपत्ति कितनी है, अब आपके पास नहीं है तो आपकी फैमिली मेंबर्स के पास कितनी है वो भी आपको बताना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको बताना है। और ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है ताकि जो यहाँ पर वोटर्स हैं उनको ये पता चले कि जिनको वो वोट डालने जा रहे हैं, है ना, उनको किस तरीके की यहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह आपको देखने को मिल रही है, या वो कितने यहाँ पर जो है वो क्वालिफाइड हैं। This provide an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidate, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पर अथॉरिटी होती है उनको ये अपना नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं और फिर उसको शॉर्ट लिस्ट वगैरह करते हैं, जो भी चीज़ें गलत हैं सही हैं फिर फाइनल लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरीके से जो है वो नॉमिनेशन की पूरी प्रोसीजर हमारे देश में आपको देखने को मिलती है। बात क्लियर हो गई सबको। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इलेक्शन कैंपेन इन इंडिया। जब आप इलेक्शन कैंपेन करोगे भारत में तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो आपको बताने कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। पहली बात, जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं कैंपेनिंग के लिए प्रयोग नहीं करोगे, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो ऑफिसर्स हों। तो जो रूलिंग पार्टी है वो यहाँ पर क्या करेगी, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का कैंपेनिंग के दौरान यहाँ पर प्रयोग नहीं करेगी। दूसरी बात, ना तो आपको घूस देनी है किसी को, ना तो धमकी देनी है ना, कि हमको वोट नहीं दिए तो फिर तुमको हम देख लेंगे कि कैसे क्या होगा, है ना। तो ये सब नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अपनी जाति और धर्म के नाम पर वोटर्स को अपील नहीं करनी है कि, है ना, कि मैं इस जाति का हूँ तुम इस धर्म के हो, है ना, मुझे वोट दो हम आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं करना है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि कभी भी अगर मान लीजिए कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है ना, या फिर आपका जो असेंबली इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, तो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपका खर्चा है वो यहाँ पर कुछ लिमिट यहाँ पर सेट करी गई है, ठीक है। जैसे लोकसभा के केस में 25 लाख यहाँ पर आपको बोला गया है, इससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हो। और असेंबली इलेक्शन में जो है वो 10 लाख आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन आपके बुक के हिसाब से यही आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये सारे के सारे प्रोविज़न जो है इनका कोई कैंडिडेट अगर वॉयलेट करता है तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर आप ये कह सकते हैं कि उनका इलेक्शन जो है वो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। भले आप इलेक्शन जीत गए हो लेकिन आपका रिजेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर हम फॉलो करेंगे तभी हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो सही तरीके से आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और वो कंप्लीट होगी, ठीक है, जिसपे लोगों का जो ट्रस्ट है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर बना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस यहाँ पर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि इनकी जो मिनिमम कंडीशंस यहाँ पर होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। व्हाट आर द मिनिमम कंडीशंस फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। सो यहाँ पर क्या है कि सब लोगों के पास यहाँ पर जो है वो चूज करने के ऑप्शंस यहाँ पर होने चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, ठीक है। मतलब सभी लोगों के पास वोटिंग राइट्स यहाँ पर होनी चाहिए और उनके जो वोट की वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी के कुछ यहाँ पर लोग हैं जिनको आपने वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए हैं बाकी लोगों को नहीं दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब लोगों के पास वन वोट और सभी वोट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि सभी पार्टीज कैंडिडेट जो है वो फ्री होने चाहिए कि भाई वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि वोटर्स को जो है वो यहाँ पर रियल चॉइस देखने को मिलेगी, है ना। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि एक ही पार्टी अगर रहेगी तो चॉइसेस तो होंगी नहीं। तो रियल चॉइस भी यहाँ पर मैटर करती है कि इलेक्शन में जब ज़्यादा पार्टीज वाले ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके पास चॉइसेस यहाँ पर ज़्यादा बड़े स्केल पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो चॉइसेस है ना वो रेगुलर इंटरवल पर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ साल के बाद जो एक टाइम यहाँ पर फिक्स किया गया इलेक्शन होते रहने चाहिए। अब ये नहीं कि एक बार इलेक्शन हुए तो उसमें कुछ जीत गए लोग तो वो हमेशा वही रूल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, ठीक है। अब किसी ने वोटिंग वगैरह में अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर जीत गया है तो ऐसा नहीं कि केवल जीत, उसको इलेक्ट भी करना है, उसको संसद में भी भेजना है, उसको जो आपके विधानसभा होती है वहाँ पर भी भेजना है, तो उसका इलेक्शन भी यहाँ पर होना चाहिए। और फ्री और फेयर मैनर में जो है वो इलेक्शन होनी चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिसको भी लोग यहाँ पर चाहें उसको चूज करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल कुछ ही लोग हैं जो बार बार यहाँ पर सत्ता में आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं तो आप कह सकते हैं कि कोई भी देश यहाँ पर जो है वहाँ पर जो होने वाले इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई भारत देश में होने वाले जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं है, तो आप इसमें यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो मेंशन कर देना कि भारत में ये सब चीज़ें फॉलो होती हैं और इनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि भारत में होने वाले जो इलेक्शंस हैं वो यहाँ पर कैसे हैं, वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो दिया है कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ठीक है, जो भी इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होते हैं, जो इलेक्शन में कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलते हैं, इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं, तो उनके बारे में बताओ। तो मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन एन आइडल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू सर्व देम। ठीक है, मतलब आज के टाइम पीरियड पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि जनता की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को हमें फुलफिल करना है। ठीक है, बाकी लोग नहीं कर पाते, तो उनको ये लगता है कि भाई हम यहाँ पर क्या है कि हम पॉलिटिक्स में अगर जाएंगे तो जनता की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर फुलफिल करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डिजायर यहाँ पर होता है कि हम उनकी सेवा करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स हैं उन्होंने यहाँ पर फ्री कंपटीशन के बारे में बात करी इलेक्शन में, कि इसी तरीके से यहाँ पर जो फ्यूचर लीडर्स हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट होनी चाहिए, है ना। मतलब अब कंपटीशन नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा, है ना। उनको लगता था कि कंपटीशन के चक्कर में हो सकता है कि कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन उनको ये लगा कि अगर हम यहाँ पर कंपटीशन यहाँ पर मेंटेन करेंगे तो उससे बेनिफिट यहाँ पर ज़्यादा होगा, बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। ठीक है, और देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बनाया गया था और आज तक हम यहाँ पर जो है वो सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स आर मोटिवेटेड बाय डिजायर टू एडवांस इन देयर पॉलिटिकल करियर। ठीक है, वो लोग ये चाहते हैं कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा जो पॉलिटिकल करियर है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। वो पावर में रहना चाहते हैं और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्फ फॉर विच दे कैन कम्पीट विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि अपनी पॉलिसीज भी अगर वो अच्छी बनाएंगे तभी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या बड़े कैंडिडेट्स हैं उनको कम्पीट कर पाएंगे वो। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि उनका डिजायर ये रहता है कि भाई हम जनता की यहाँ पर सेवा करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन के तहत उनको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ मेरिट्स हो गए। डीमेरिट्स में अगर हम देखेंगे तो जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन होता है ना, इससे क्या होता है कि डिसयूनिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। अभी इंडिया बोलेंगे तो सब यूनाइटेड है, अभी कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बोलेंगे तो सबके अलग अलग सपोर्टर्स हो जाएंगे, तो वो यूनिटी यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम होती हुई दिखाई देगी। फैक्शनलिज्म जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद कई सारे एलिगेशंस वगैरह जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, है ना, कि इन्होंने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा किया था, फिर वो भी बोलेंगे कि इन्होंने ऐसा किया था, हमने नहीं किया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो गलत हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कंपटीशन जीतना है, कंपटीशन जीतने के चक्कर में क्या होता है कि कई बार जो यहाँ पर कैंडिडेट वगैरह होते हैं वो गलत तरीके की प्रैक्टिसेस यहाँ पर करते हैं, जिससे वो इलेक्शन को जीतने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर गलत हो जाती है। तो कुछ डीमेरिट्स हैं, तो आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में दोनों चीज़ें एक साथ भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो दोनों को आपको इस तरीके से यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हाउ आर इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो बस वही बात है, लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन जो हैं वो 5 साल में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद 5 साल में जो भी यहाँ पर मेंबर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे उनका टर्म खत्म हो जाता है, और इसके बाद लोकसभा विधानसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व मतलब टर्म खत्म हो गया तो डिसॉल्व हो गई। फिर उसके बाद जो भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर इलेक्शंस होंगे, सेम टाइम पर हो सकते हैं, किसी दूसरे दिन हो सकते हैं, फ्यू डेज में हो सकते हैं, और इसको हम यहाँ पर जनरल इलेक्शन जो है वो यहाँ पर कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि कई बार कुछ ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्शन होते हैं जहाँ पर किसी जो पहले कैंडिडेट था उनकी डेथ हो गई है या उन्होंने रेजिग्नेशन यहाँ पर दे दिया है, तो ऐसे इलेक्शन जो होते हैं उनको हम बाई इलेक्शन कहते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको डेफिनेशन जो है वो बता चुका हूँ। तो ऐसे ही जो है वो पूरे के पूरे इलेक्शंस यहाँ पर होंगे। फिर आप चाहो तो नॉमिनेशन वगैरह वाली बात जो है वो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 5 पॉइंट में जो है ये पूरा क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हाई वर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइज्ड फॉर द वीकर सेक्शन बाय द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब जो सीट्स यहाँ पर रिजर्व करी गई हैं हमारे संविधान में, है ना, एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए, तो वो क्यों करी गई हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स हैं उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि सीट्स को रिजर्व करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमको यहाँ पर क्या है कि जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि ओपन इलेक्टोरल जो यहाँ पर कंपटीशन होता है, ठीक है, सबके लिए ओपन, उसमें कुछ वीकर सेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, जिनके पास यहाँ पर क्या है कि लोकसभा में या जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा में, उनके जीतने के जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज यहाँ पर नहीं होंगे, है ना, एजुकेशन नहीं होगी, है ना, कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर नहीं होंगे, तो जिससे क्या होगा कि जो उनके अपोजिशन यहाँ पर होंगे, जो अपोजिट में यहाँ पर मेंबर्स देखने को मिलेंगे जिनके अगेंस्ट वो इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं, तो जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो वो इलेक्शन कैसे जीतने वाले हैं। सो यहाँ पर क्या है कि दोज हु आर इन इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फॉर विनिंग द इलेक्शन। ठीक है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास एजुकेशन है, कॉन्टेक्ट है, रिसोर्सेज हैं, वो लोग यहाँ पर आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। जो वीकर सेक्शन है वो इलेक्शन में यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इफ दैट हैपन्स अवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ द सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन एक तबका हमारी सोसाइटी में रह रहा है,
तो उनके लोग जब रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? उनका भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होना चाहिए ना, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, तो सोसाइटी के हर एक कम्युनिटी, सोसाइटी के लोगों का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है ना। और वो ज़रूरी कब हो पाएगा? बाकी लोगों का जो वीकर सेक्शन है, जब उनको हम रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। दिस वुड मेक अर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। जब सोसाइटी के कुछ लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऐसी जो सोसाइटी यहाँ पर होगी उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव और लेस डेमोक्रेटिक यहाँ पर कहलाएगी। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि रिजर्व जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर योगदान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। आप में से जिसको भी यहाँ पर डाउट लग रहा है कि सर हमको थोड़ा सा ना क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आ रहा है ना, हमको बड़ी दिक्कत हो रही है सर, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर केवल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि वन शॉट रिवीजन आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू ऑल, है ना। और आप में से कई सारे लोगों ने उन सेशंस को यहाँ पर देखा हुआ है, तो आप लोग ना डिस्क्रिप्शन में देख लेना लिंक, वहाँ पर आपको वन शॉट रिवीजन वगैरह के जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे। तो उनको देख कर ना आप क्या कर सकते हो कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस के माध्यम से, पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ मैं अभी, तो उनको कवर कर लेना। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम केवल जो टेस्ट पेपर मिला था ना आपको, उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हाउ वॉज द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंट्रोड्यूस फॉर द एससीज एंड एसटीज? ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वाली जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई सीट है, इसको बोल दिया कि यहाँ से जो है केवल एससी सीट है। ये एससी सीट का मतलब ये हुआ कि उस सीट से केवल एससी जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। सिमिलरली जो शेड्यूल ट्राइब वाले होंगे वहाँ से केवल शेड्यूल ट्राइब वाले होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई जनरल सीट है ना, किसी को एससी या एसटी वाली जो सीट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया, उसको जनरल बोला गया है, तो यहाँ से जनरल वाले भी आ सकते हैं, ओबीसी वाले भी आ सकते हैं, एससी वाले भी आ सकते हैं, एसटी वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस सीट को यहाँ पर एससी और एसटी वाली सीट डिक्लेयर किया गया वहाँ से केवल उसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। करेंटली अगर आप बात करोगे तो 84 जो सीट्स हैं वो एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व करी गई हैं, और 47 जो सीट्स हैं वो एसटी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर लोकसभा में रिजर्व करी गई हैं। ठीक है, याद रखना ये नंबर। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया था जिसमें 47 एसटी कम्युनिटीज़ के लिए रिजर्व करी गई, उसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया था। 84 सीट जो हैं वो एससी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर है। दिस नंबर इज इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। जितनी इनकी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे इनका नंबर यहाँ पर डिसाइड किया है। ऐसी नहीं कि कुछ भी नंबर है ना, आपको लग रहा होगा कि सर इसको 50 कर देते और इधर सेंचुरी कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, लेकिन उनकी पॉपुलेशन जैसी है उसके बेसिस पे सीट्स उनको प्रोवाइड की गई। दस द रिजर्व सीट्स फॉर एससी एंड एसटीज डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका शेयर है उनको यहाँ पर मिलेगा। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि 47 एसटी सीट्स होने का मतलब ये है कि लोकसभा में 47 एटलीस्ट यहाँ पर एसटी मेंबर होंगे। बाकी किसी दूसरी सीट से भी अगर जीत के आ गए हैं तो फिर उसका नंबर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ 543। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ डज अ पार्टी फाइल अ नॉमिनेशन फॉर इट्स कैंडिडेट? ठीक है, कैसे कैंडिडेट जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं? तो पहली बात तो मिनिमम एज 25 साल लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है नॉमिनेट करती है अपने कैंडिडेट को, जिसको बोलती है कि भाई आप हमारी पार्टी के कैंडिडेट हो, आप हमारे सिंबल और हमारा सपोर्ट जो है वो आपके साथ रहेगा। और पार्टी का जो नॉमिनेशन होता है उसको हम पार्टी टिकट बोलते हैं। एवरी पर्सन जो भी यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर नहीं होगा तो सब लोग ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, है ना, तो इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो यूजफुल होता है। इफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नॉट करेक्ट द नॉमिनेशन कैन बी कैंसिल्ड एंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिटर्न। ठीक है, अगर आपने जो भी चीज़ें यहाँ पर भरी हैं फॉर्म में, अगर वो गलत भरी हैं तो क्या है कि आपका नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जब आप नॉमिनेशन फाइल कर देते हो ना, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट जो है वो यहाँ पर निकल कर आती है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आप कैंपेन वगैरह करते हो, फिर यहाँ पर इलेक्शन का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसीजर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इलेक्शन लॉज आर मेड फॉर कैंपेनिंग? है ना, कैंपेनिंग के दौरान कौन कौन से कानून यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो वही आपको लिखना है इसमें भी, है ना, जैसे ब्राइब नहीं देना है, धमकी नहीं देना है वोटर्स को, है ना, कि तुम्हें हमें वोट देना पड़ेगा, हमने तुम्हें पैसे दिए तुम हमें वोट दो, ये सब नहीं करना है। ठीक है, अपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगना है। ठीक है,
गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज होते हैं कैंपेन वगैरह में वो प्रयोग नहीं करने हैं। लोकसभा वगैरह के इलेक्शन में 25 लाख से ज़्यादा और विधानसभा के इलेक्शन में 10 लाख से ज़्यादा आप यहाँ पर खर्चा नहीं कर सकते हो। अगर खर्चा करते हुए पाए गए तो बाद में भी इलेक्शन जीतने के बाद भी आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको बताई गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह है उनको फॉलो करना है। तो वही सब चीज़ें वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, तो जो चैलेंजेस यहाँ पर हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, उनके बारे में आप बताइए। ठीक है, तो चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया आर एज फॉलोज। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। ठीक है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उससे ये तो इंश्योर नहीं होता कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन उनका जो यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन वगैरह होने वाला है उसमें उनको एडवांटेज रहेगा। ठीक है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसे ज़्यादा हैं वो अपने इलेक्शंस में क्या करेंगे कि जो है वो चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, है ना। मतलब उनका जो सोर्सेज होंगे वो अच्छी तरीके से यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो जो छोटी पार्टीज़ वाले लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। In some parts of the country, candidate with criminal connection have been able to secure a ticket from a major parties, है ना। जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किनको टिकट देती हैं, जिनके क्रिमिनल कनेक्शन यहाँ पर होते हैं। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं उनको टिकट ही नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट द पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज, है ना। कुछ फैमिली जो है वो क्या करती है कि उनके चाचा जी, मामा जी, है ना, पत्नी, पति और पिताजी, माताजी, सब लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में यहाँ पर है, जिसको हम बोलते हैं नेपोटिज्म। ठीक है, याद रखिएगा, नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो उन चैलेंजेस को थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो इनको हम टैकल करेंगे, तब यहाँ पर क्या है कि चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप लोगों को ना मुझे इलेक्शन आउटकम्स, ठीक है, जो इलेक्शन आउटकम होते हैं उसके ऊपर एक जो है वो शॉर्ट नोट लिखना है आपको। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि इलेक्शन वगैरह में जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो बढ़ी हैं, तो इलेक्शन आउटकम जो हमारे देश में आपको देखने को मिलता है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो आप लिखना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन आउटकम के ऊपर है ना कि लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किया था, इलेक्शन आउटकम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। इलेक्शन आउटकम को लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो इलेक्शन हुआ है उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेशन हुआ था, है ना। ये सब चीज़ें जो है वो इलेक्शन आउटकम के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इलेक्शन आउटकम का जो ट्रेंड है हमारे देश में वो क्या है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो ये था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50। उसके बाद वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइसेस टू ऑर्डिनरी सिटीजन एज बोथ द मेजर पार्टीज आर सिमिलर टू ईच अदर इन देयर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, मतलब जो लोग वोट डालने जाते हैं वो क्या ढूंढते हैं, वो ये नहीं ढूंढते कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, वो ये ढूंढते हैं कि कम खराब कौन है। ठीक है, मतलब इनकी भी पॉलिसीज ऐसी हैं, इनकी भी पॉलिसीज ऐसी हैं, ये भी ऐसी काम करेंगे, ये भी ऐसी काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिमिलर पॉलिसीज होती हैं, तो जो हमारे वोटर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि किसको चूज़ करें। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू द बिगर पार्टीज। ठीक है, तो जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती हैं उनको यहाँ पर डोनेशन वगैरह भी होती हैं, वो कम मिलती है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाती हैं। तो उनका ही हर तरफ जो है वो वर्चस्व देखने को मिलता है, जिसकी वजह से छोटी पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, इनके ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं और भविष्य में डेफिनेटली इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन मैंने कवर किया है। पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया था। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन वीडियो देख लोगे ना, तो भी आपकी प्रिपरेशन इस चैप्टर की जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया यूट्यूब चैनल यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहाँ पर जो भी क्लासेज यहाँ पर होती हैं वो आपको किस में पढ़ाई जाती हैं, वो आपको हिंदी में ही प्रोवाइड किया जाएगा। कंटेंट भी आपको पूरा हिंदी में जो है वो यहाँ पर अवेलेबल कराया जाता है। तो आप इस चैनल को जो है वो यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट जो भी भविष्य में आने वाले वीडियोस वगैरह हैं उनको आप एक्सेस यहाँ पर कर सकें। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। तो आज ही विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें।
बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस पेपर के सॉल्यूशन को देखकर अपने टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से खुद को तैयार कर सके। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, उसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।